स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MS GK GS स्टडी में। आज आपको मिलेगी एक ऐसी क्लास जिसमें आपको जानना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो आपको मिलेंगे, और अभी हाल ही में जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे NTPC वाले, उनके प्रश्न आ रहे हैं, तो उससे भी हमने प्रश्न लिए हैं और प्रश्न वो लिए हैं एकदम दमदार तरीके से। तो इस क्लास के अंत तक आपको जुड़े रहना है, क्योंकि ये जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं ये आपके 12th लेवल वाले जो बच्चे हैं उनको भी एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इस क्लास को अंत तक देखना है, ठीक है। फिर बार बार मत कहना कि ये हमें क्वेश्चन फंसे नहीं यहाँ। तो आपको क्लास में अंत तक जुड़े रहना है और आराम से पढ़ना है, रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए क्लास को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले अपने सभी मित्रों के पास इसको फटाफट शेयर करना है, क्योंकि वो भी इस क्लास का हिस्सा बन सकें और जितने भी सभी लोग हैं भाई बहन वो सब इस क्लास में जुड़ सकें, ठीक है दोस्तों। हाँ, और अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए। चलिए क्लास को देर न करते हुए करते हैं शुरू। तो देखिएगा, ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। पहला प्रश्न है, पंडवानी नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। यानी जो पहला प्रश्न आया है वह पंडवानी नृत्य से भारत के किस राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ से संबंधित है। चलिए दोस्तों बताइएगा, और पहला प्रश्न है तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा आप लोग, ताकि हमें भी लगे हाँ आप लोग पढ़ने आए हैं या फिर नहीं। चलिए बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। और ये वो प्रश्न है जो एकदम अभी हाल ही में रिसेंटली आए हैं, ठीक है। हाँ, जो NTPC के एग्जाम दे रहे हैं उनमें अभी ये प्रश्न आए हुए हैं। तो देखिए, जो पंडवानी नृत्य वह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और आपको ये बताते हैं एकदम पंडवानी नृत्य के बारे में डिटेल से, एकदम विस्तार से। देखिए क्या होता है। देखिए दोस्तों, पंडवानी नृत्य के बारे में हम एकदम डिटेल से जानने वाले हैं। तो पंडवानी नृत्य जो है वह छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक नाट्य है, ठीक, यानी नृत्य है, कोई बात नहीं इसमें, सही है भाई। और जो महाभारत की कथाओं पर आधारित है, यानी यह जो नृत्य है पंडवानी, यह किस पर आधारित है, जो महाभारत है उसकी कथाओं पर आधारित है, यानी महाभारत की कथाओं पर आधारित है यह। अच्छा, पंडवानी में क्या होता है, कलाकार यानी जो कथावाचक होते हैं वो क्या करते हैं, एक तंबूरा लेकर महाभारत की कहानियों को गाते हैं और सुनाते हैं। यानी एक तंबूरा होता है यंत्र, उसको लेकर महाभारत की कहानियों को गाते हैं और आपस में सभी को सुनाते हैं, ठीक है। हाँ, और साथ ही शारीरिक हाव भाव और नृत्य का भी प्रयोग करते हैं, यानी वो अपने शारीरिक हिसाब से जो नृत्य है और अपने हाव भाव को दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पंडवानी जो है वह दो मुख्य शैलियों में प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी जो नृत्य है वह मुख्य दो रूप में किया जाता है। आप नीचे देख रहे होंगे इमेज में जो महिला है या पंडवानी नृत्य करते हुए दिखाई दे रही है, आप आराम से देख सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पंडवानी जो नृत्य है उसके बारे में आगे प्रश्न जो आएंगे आप बता सकते हैं कि यह किस कथा से जुड़ा है, ठीक है, कैसे किया जाता है, आराम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए, 42वें संविधान संशोधन का दूसरा नाम क्या है। लघु संविधान, संघीय संविधान, जटिल संविधान या फिर इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं, और आपको बता दें कि संविधान से प्रश्न तो आने ही आने हैं। अगर आप इस संविधान से जो प्रश्न को कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल में जाइएगा। चैनल में आप जैसे ही विजिट करेंगे, आप नीचे जाएंगे तो आपको 2 ऐसे वीडियो हैं, ठीक है, यानी 2 ऐसी क्लासेस हैं जो संविधान के बारे में पढ़ाई गई हैं, और आप वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे तो प्लीज़ आपको आपके जो पेपर देने जाएंगे उसमें आपको पक्का हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग जाइएगा ज़रूर, वहाँ देखिएगा ज़रूर। तो चलिए, जो 42वां संविधान संशोधन है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम दोस्तों लघु संविधान है, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और आपको डिटेल से बताते हैं कि 42वां संविधान संशोधन जो है वह क्यों हुआ, किसके लिए हुआ था, क्या ज़रूरी है। देखिए, जो 42वां संविधान संशोधन है वह जिसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही, जस्ट अभी आपने पीछे पढ़ रखा है, कोई बात नहीं। चलिए, यह कब हुआ था, तो 1976 में लागू हुआ था। कब दोस्तों, 1976 में लागू हुआ था। अच्छा, इस संशोधन के द्वारा संविधान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जैसे कि प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ना, और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, और केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि करना शामिल है। इसलिए इसको, यानी इतने सारे संविधान संशोधन, ठीक है, इसी में, तो इसलिए इसको बोलते हैं लघु संविधान। इतनी सब इसमें संशोधन किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं लघु संविधान के नाम से इसे जाना जाता है। और 42वां संविधान संशोधन, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे और आपको संविधान के बारे में
अच्छे से जानना है तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्लास को देखिएगा ज़रूर। हमने आप पहले बता रखा है कैसे क्या देखना है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखिएगा, विश्व व्यापार यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? यानी जो विश्व व्यापार है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1995 में, 1996 में या फिर 1997 में? यह आपको बताना है। यानी जो WTO की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, आपको बताना है दोस्तों। तो देखिएगा, और आप लोग कमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं भाई, क्या बात है, मज़ा नहीं आ रहा, क्लास अच्छी नहीं लग रही है? हाँ चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग। हाँ बताइए हमें कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है, आप भी तो बताइए। हैं हाँ, फिर तो हम बताएंगे ही आपको भी बताना है, प्रयास करते रहना है आपको। चलिए देखिए, जो विश्व व्यापार है उसकी स्थापना वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों? वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, आइए जानते हैं ज़रा विस्तार से WTO के बारे में। देखिए क्या मामला है इसका, पूरा जानते हैं। तो देखिए WTO का अगर पूर्ण रूप आपसे पूछता है इंग्लिश में तो आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, पहले आप तो यह बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अच्छा चलिए देखिए आगे। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है सही है, जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों को संचालित करता है। यानी जो विश्व व्यापार है उसके बीच एक जो रूल है उसको बना के रखता है ये। ठीक है, यानी जो इसकी स्थापना थी वह वर्ष 1995 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है, खूब पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। हाँ, और WTO का मुख्य उद्देश्य है व्यापार को सुगम बनाना, व्यापारिक विवादों को सुलझाना और सदस्य देशों के बीच व्यापार के नियमों को स्थापित करना। यानी कोई भी देश अगर व्यापार सही तरीके से नहीं कर रहा तो उसको समझाना, तो इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, नीचे की लाइन में ज़रा देखना क्या कहती है लाइन नीचे की। 1995 में जो WTO है इसको गेट के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, हाँ उसके बाद में ये WTO बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, हाँ इसको आप ध्यान रखना है। सबसे पहले ये गेट के नाम से जाना जाता था, अब यह WTO के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 की क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? हैदराबाद में, नागपुर में, नई दिल्ली में या फिर इंदौर में? यह बताना है आपको। और क्या भाई अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है? क्योंकि लाइक का आंकड़ा बहुत कम हमें नज़र आ रहा है, तो ये गलत बात है। चलिए सबसे पहले तो इसको फटाफट लाइक कीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको फटाक से शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं, ये गलत बात है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की जो घंटी आपको नज़र आ रही है सामने उसको आप प्रेस करिए, और जब भी आप इसको प्रेस करेंगे ताकि कोई भी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस क्लास में तुरंत से तुरंत जुड़ जाएं। तो आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है 2025 की बैठक जो हुई थी वह नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और आपको लेकर चलते हैं, यानी आपको रूबरू कराते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 5। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 902 किलोमीटर, 910 किलोमीटर, 900 किलोमीटर या फिर 965.9 किलोमीटर? कितनी है यह आपको बताना है। तो देखिएगा, जो महानदी की कुल लंबाई है वह 900 किलोमीटर है। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह कहीं कहीं पर 900 किलोमीटर से कुछ कम भी आपको देखने को मिल जाती है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यह प्रश्न थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, देखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन है थोड़ा मुश्किल वाला। हाँ, कहीं कहीं 900 किलोमीटर होगा तो कहीं कहीं 900 किलोमीटर से कुछ नीचे जो होता है आंकड़ा, ठीक है, वो होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। आइए जानते हैं महानदी के बारे में, विस्तार से चर्चा करते हैं इस पर। देखिए, जो महानदी है वह भारत के मध्य और पूर्वी भाग में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के पास सिहाबा नामक स्थान से निकलती है और उड़ीसा राज्य से होकर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और जैसा कि आपने अभी जाना है कि महानदी की लंबाई 900 किलोमीटर है। ठीक है, यानी यह 900 किलोमीटर लंबी है। और इसका जल निकासी क्षेत्र कितना है? तो आप इस देख सकते हैं, इसे 1,41,600 वर्ग किलोमीटर है इसका। ठीक है, जो निकासी जल क्षेत्र है यह आप देख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे महानदी के बारे में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1555 में सूर साम्राज्य शासक को सिकंदर सूर को हराकर किसने समाप्त कर दिया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? यानी कौन सा शासक था जिसने सिकंदर सूर को हराकर समाप्त कर दिया था? तो देखिए, चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर हम बताते हैं आपको। तो देखिए, जो 1555 में सूर साम्राज्य शासक का अंत हुआ था तो वह किसने
किसने किया था? तो दोस्तों वह बाबर ने किया था, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और लेकर चलते हैं आपको सीधा प्रश्न नंबर 7 की तरफ। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब आते हैं प्रश्न। ये वाला चैप्टर आपको खूब पढ़कर जाना है। हाँ, होते तो 1-2 नंबर के ही, लेकिन नंबर चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर नंबर चाहिए आपको तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो देखिए जो गुलामगिरी पुस्तक है, पूछ रहा है कि वह किसने लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, अब्दुल कलाम के द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा, यह आपको बताना है। तो देखिए जो गुलामगिरी पुस्तक है वह ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 8 की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 142 के तहत, अनुच्छेद 62 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, यह आपको बताना है। तो देखिए होता यह है कि अनुच्छेद जो है वह 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। न्यू डॉक्यूमेंट के लिए इनमें से कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों यह कंप्यूटर का प्रश्न है, यानी कंप्यूटर से भी 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी आप लोग पढ़कर ही जाना आपको। तो देखिए जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट होता है वह क्या होता है? Ctrl+N, Ctrl+V, Ctrl+Z या फिर Ctrl+A। बताइए दोस्तों, या तो आपको पता ही होगा। चलिए कमेंट करके बताइए हमें, फिर हम आपको बताने वाले हैं। तो जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए शॉर्टकट उपयोग किया जाता है वह Ctrl+N किया जाता है। ठीक है, Ctrl+N न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। Ctrl+B ये भी बता दें। चलिए Ctrl+B होता है पेस्ट करने के लिए, Ctrl+Z किसके लिए होता है? अंडू के लिए होता है, और Ctrl+A सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट ऑल के लिए यह उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? केरल में, मणिपुर में, असम में, या फिर उड़ीसा में? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करिए आप लोग। भाई कमेंट करते रहिएगा, कमेंट आप लोग नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है। तो देखिए जो सौरा नृत्य है वह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है, यानी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। खूब प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, भर भर के आ रहे हैं, आपको भी तैयार रहना है 12th लेवल वालों। हाँ, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। किस स्वतंत्रता सेनानी को शेर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, लाला लाजपत राय को, सुभाष चंद्र बोस को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा जरा। तो देखिए स्वतंत्रता सेनानी को शेर-ए-हिंद की उपाधि दी गई, वो थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। पीवीटीजी के अनुसार सबसे अधिक या सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में? बताइएगा। तो देखिए जो पीवीटीजी के अनुसार जो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति है वह उड़ीसा राज्य में है। किसमें दोस्तों? उड़ीसा में है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्या कहता है प्रश्न नंबर 13। आत्मनिर्भर भारत अभियान किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? 12 मई 2020 को, 15 दिसंबर 2023 को, 20 अगस्त 2024 को, या फिर 15 मई 2019 को? बताइएगा क्या रहने वाला है इस प्रश्न का सही आंसर। तो देखिए जो आत्मनिर्भर भारत उसका जो उसकी शुरुआत की तिथि थी वह 12 मई 2020 को शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकर चलते हैं आपको अगले प्रश्न की तरफ। बादामी गुफाओं का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? राजवंश के द्वारा, नंद वंश के द्वारा, मुगल वंश के द्वारा, या फिर चालुक्य वंश के द्वारा? बताइए आप लोग। तो देखिए जो बादामी गुफाओं का निर्माण था वह चालुक्य वंश के द्वारा कराया गया था, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आपको बताते हैं जो बादामी गुफाएं हैं उनके बारे में विस्तार से। आइए जानते हैं, एक नज़र डालिएगा दोस्तों ज़रा बादामी गुफाओं पर। देखिए क्या है इसका पूरा मामला, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए जो बादामी गुफा हैं वह मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। बिल्कुल कराया गया था। कब कराया गया था? तो ये 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी में कराया गया था, यानी 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच में यह निर्माण कराया गया था। और मुख्य रूप से गुफा मंदिर पुलकेशिन प्रथम के पुत्र कीर्तिवर्मन प्रथम और उनके भाई मंगलेश द्वारा बनवाए गए थे। ठीक है, आप लोग ये भी जान गए किसने बनवाया था। बादामी जिले पहले वातापी नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, हाँ, चालुक्य वंश की राजधानी थी यानी जो यह थी उसकी चालुक्य वंश की राजधानी थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। हाँ, यह आज का अंतिम प्रश्न है। आप लोग दोस्तों सपोर्ट नहीं अच्छे से करते हैं, इसलिए क्या करें, कम ही प्रश्न लाए हैं।
आप लोगों का सपोर्ट अच्छे से मिलेगा, तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लाएंगे, अच्छी क्लासेस लेंगे। हाँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है। चलिए देखिए अंतिम प्रश्न, रण उत्सव 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया था? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में। चलिए कमेंट वगैरह तो कर दीजिए आप लोग। हाँ, वो भी नहीं करते हैं भाई, ये गलत बात है। तो देखिए जो रण उत्सव है 2025 में मनाया गया था, वह गुजरात में मनाया गया था। कहाँ दोस्तों? गुजरात में, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आप लोग कमेंट वगैरह तो करते नहीं, आपसे कहना ही बेकार है। कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी कैसी नहीं, आप लोग करते नहीं है तो क्या फ़ायदा आपसे कहना। चलिए भाई अपनी तैयारी को अच्छे बनाते रहिए और क्या, अच्छी तरीक़ा से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। हैं अब आप यहाँ तक आ गए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे तैयारी को रखना है जारी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसको शेयर करना है, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। धन्यवाद।